मॉर्निंग क्लास, जैसे कि लास्ट क्लास में हम डिस्कशन कर रहे थे कि किस तरह से हमने क्या किया, न्यूट्रिशन देखा। ठीक है, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के अंदर डिफरेंट न्यूट्रिशन कैसे जा रहे थे। ठीक है, अब हमें देखना है डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन। ठीक है, ह्यूमन बीइंग्स का डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा होता है, एनिमल्स का कैसा होता है। ठीक है, वो सब चीज़ें हमें देखेंगे। ठीक है, हम इस चीज़ों को एक बार डिस्कस करेंगे बढ़िया से। ठीक है, चलिए मैं बताता हूँ डाइजेस्टिव सिस्टम में आखिर होता क्या है, कैसे होता है। ठीक है, आप ज़रा सुनिए ध्यान से, क्योंकि ये क्विक रिवीजन है तो मैं पूरा टॉपिक नहीं पढ़ाऊँगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। फूड इज़ क्रस्ड विथ टीथ एंड वेटेड बाय द सलाइवा इन द माउथ। अब क्या होता है, हमारे मुंह में जब हम खाना खाते हैं, ठीक है, तो हमारे मुंह में दांत होते हैं। उस दांत से क्या होता है, टीथ से क्या होता है, उस पार्ट्स को, फूड को छोटे छोटे पार्ट्स में काट देते हैं हम लोग। ठीक है, दांत से क्रश हो जाता है। क्रश होने के बाद ना हमारा मुंह क्या करता है, सैलिवरी ग्लैंड से सलाइवा छोड़ता है। ठीक है, वो सलाइवा पूरे खाने के साथ मिक्स होता है। ठीक है, वो सलाइवा उस खाने के साथ पूरा मिक्स होता है। मिक्स होने के बाद क्या होता है, द एंजाइम सेलिब्रेटरी एनालिसिस इन द सेलिब्रेटरी ब्रेक डाउन इनटू स्टार्च इनटू। अब क्या होता है, जो सलाइवा में जो एंजाइम्स होते हैं, ठीक है, सेलिब्रेटरी ग्लैंड से जो सलाइवा निकला होता है उसमें जो एंजाइम्स होते हैं वो क्या करते हैं, हमारे फूड के स्टार्च को सिंपल शुगर में तोड़ देते हैं, यानी ग्लूकोज में तोड़ देते हैं। ठीक है, सिंपल शुगर में तोड़ देते हैं, यानी शुगर में तोड़ देते हैं। ठीक है, फिर क्या होता है, फूड इज ट्रांसफर्ड टू द स्टमक थ्रू द फूड पाइप बाय रिथमिक कॉन्स्ट्रक्शन। अब क्या होता है, हमारे मुंह में इधर हो जाता है। ठीक है, अब वो क्या होता है, वो खाना हमारे फूड पाइप से होके, इस वाले पाइप से होके, ठीक है, कहाँ जाता है, स्टमक में जाता है। फिर स्टमक में क्या होता है, स्टमक क्या करता है, वहाँ का जो गैस्ट्रिक ग्लैंड इन द स्टमक वॉल, इन द स्टमक वॉल रिलीज द हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन एंड म्यूकस फॉर डाइजेस्टिंग फूड। अब क्या होता है, हमारे जब पेट में खाना चल जाता है, ठीक है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम क्या करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज करता है, पेप्सिन रिलीज करता है, ठीक है, म्यूकस रिलीज करता है। ठीक है, तो वो क्या करता है, हमारे खाने को, हमारे जो हमने खाया, हमारा फूड को क्या करता है, डाइजेशन में क्या करता है, हेल्प करता है। ठीक है, आगे देखिए क्या होता है, द फूड इज कम्प्लीटली डाइजेस्टेड इन द स्मॉल इंस्टेंट टाइम। फिर क्या होता है, वो फूड पेट से होकर कहाँ चल जाता है, स्मॉल इंस्टेंट टाइम में चल जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या करता है, लीवर क्या करता है, बाइल जूस सेक्रेट करता है, और पेनक्रियास या पैनिक्रेटिक जूस क्या करता है, सेक्रेट करता है, रिलीज करता है। ठीक है, अब वहाँ से क्या होता है, जब ये उसमें चल जाता है तो क्या होता है, ये सारे जूस उसको क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। वहाँ से लीवर क्या करता है, बाइल जूस रिलीज करता है, और पेनक्रियास क्या करता है, पैनिक्रेटिक जूस रिलीज करता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, अब क्या होता है, वो क्या होता है, वो वॉल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, डाइजेस्टिव फूड को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, उस एब्जॉर्प्शन के बाद वो फूड क्या होता है, पूरे बॉडी में क्या होता है, सर्कुलेट हो जाता है, सारे बॉडी सेल्स के पास पहुंच जाता है। ठीक है, अब उसके बाद जो बचा हुआ रहता है वो कहाँ चल जाता है, लार्ज इंस्टेंटाइन में चल जाता है। ठीक है, अब वहाँ से वाटर को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। ठीक है, अब जो खाना बचा है तो उसमें से क्या करते हैं, वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। फिर क्या होता है, वेस्ट मटेरियल को हम बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, यही होता है। ठीक है, अब जरा देखिए, आगे बढ़ते हैं। आगे का हमारा टॉपिक है रिस्पायरेशन। ठीक है, डेंटल कैरीज है, ये आप पढ़ लीजिएगा, दांत के बारे में है। ठीक है, रिस्पायरेशन मेन टॉपिक हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं, रिस्पायरेशन। ठीक है, चलिए रिस्पायरेशन देख लीजिए। वी जस्ट स्टडीड द डाइजेशन फूड ऑफ द एसिमिलेशन ऑफ द बॉडी ऑर्गेनिज्म। द एसिमिलेशन फूड इज यूज्ड मेनली फॉर टू पर्पज। Assimilated food is used as fuel to get energy from the various life process. For various life process, accumulated food is used for material for the growth and repairment of the body. ठीक है, अब क्या होता है, जो हमने खाना खाया वो क्या होता है, एज अ फ्यूल, ऐसे एनर्जी यूज़ होता है हमारी बॉडी में। ठीक है, और किस लिए यूज़ होता है, हमारी ग्रोथ के लिए, हमारे सेल के रिपेयर के लिए वो चीज़ यूज़ होता है। ठीक है, ठीक है, फूड इज़ अ फ्यूल फॉर एनर्जी प्रोडक्शन ऑफ सेल। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम फूड इज कॉल्ड रिस्पायरेशन। अब क्या होता है, उस फूड से एनर्जी को रिलीज करना ही क्या कहलाता है,
रिस्पायरेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? रिस्पायरेशन कहलाता है। पूरा सुनिए। द प्रोसेस ऑफ रिस्पायरेशन इन्वॉल्व टेकिंग इन ऑक्सीजन into the cell, using it for releasing energy by burning food and then eliminating the waste product carbon dioxide and water from the body। अब क्या होता है, जो फूड होता है हमारे पास, ठीक है, जो हमारा पास फूड है हमारा, ठीक है, वो फूड क्या होगा, फूड प्लस ऑक्सीजन जो हम ले लेते हैं, ठीक है, वो क्या होगा, रिएक्ट करेगा, ठीक है, बर्न करेगा फूड को, ठीक है, वहाँ से क्या निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और क्या निकलेगा, एनर्जी निकलेगी, ठीक है, लॉट्स ऑफ एनर्जी निकलेगी, बहुत ज़्यादा एनर्जी निकलेगी। ठीक है, समझ में आ रहा है चीज़? चलिए आगे बढ़ते हैं। द प्रोसेस ऑफ रिस्पायरेशन इन्वॉल्व रिलीजिंग एनर्जी टेक प्लेस इनसाइड द सेल ऑफ द बॉडी। ठीक है, अब बॉडी सेल के अंदर ये प्रोसेस क्या करता है, ये पूरा क्या होता है, ये रिएक्शन होता है, ठीक है, जहाँ फूड और ऑक्सीजन को एक साथ मिला के CO2 और H2O और एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। चलिए आगे देखिए, ब्रीदिंग एंड रिस्पायरेशन। ठीक है, आगे क्या है हमारे पास, ब्रीदिंग एंड रिस्पायरेशन। चलिए इसके लिए देख लीजिए। द मेन पर्पस ऑफ रिस्पायरेशन इज द रिलीज ऑफ एनर्जी फ्रॉम द ऑक्सीडेशन ऑफ सिंपल फूड मॉलिक्यूल्स लाइक ग्लूकोज। अब क्या होता है, जो सिंपल फूड मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे हमारे पास जो सिंपल शुगर होता है, ठीक है, उसको ऑक्सीडेशन के लिए, उसकी ऑक्सीडेशन के लिए, ठीक है, उसको ऑक्सीजन देने के लिए ही क्या होता है, रिस्पायरेशन होता है, उसे ऑक्सीडाइज करने के लिए ही होता है। ठीक है, रिस्पायरेशन इज जस्ट अपोजिट ऑफ फोटोसिंथेसिस। जैसे फोटोसिंथेसिस होता है, ठीक है, ठीक है, उसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, वाटर लेता है, सनलाइट की एनर्जी लेता है और क्या बनाता है, फूड, और क्या बनाता है, ऑक्सीजन। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, वही चीज़ उल्टा हो जा रहा है, फूड और ऑक्सीजन ले रहे हैं और CO2 H2 और एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। यानी हम दोनों, हम मतलब ह्यूमन बींग्स और पेड़, एनिमल्स और पेड़ क्या है, एक दूसरे पे क्या है, डिपेंडेंट है। हम रिस्पायरेशन करेंगे तो उनको ऑक्सीजन, उनको कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, वो रिस्पायरेशन करेंगे, वो एनर्जी फूड को करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ऑक्सीजन मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। हाउ एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग रिस्पायरेशन इज स्टोर्ड। ठीक है, द एनर्जी प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग रिस्पायरेशन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ATP मॉलिक्यूल्स इन द सेल ऑफ द बॉडी। ठीक है, एंड यूज बाय द ऑर्गेनिज्म एज एंड व्हाट रिक्वायर्ड इन व्हेन रिक्वायर्ड। ठीक है, अब क्या होता है, ये ATP मॉलिक्यूल जो हमारी एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है, जो हमारी एनर्जी रिलीज होती है रिस्पायरेशन के थ्रू, वो क्या होती है, ATP मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में क्या होती है, स्टोर हो जाती है। और वो कब यूज़ होती है, जब हमें ज़रूरत पड़ती है तब उसका यूज़ करते हैं। ठीक है, and used by the organism as when required. In order to understand this, we should know the meaning of ADP, ATP and inorganic phosphate. These are given below. ADP, ठीक है, अब देखिए ADP क्या है, इज a substance is adenosine diphosphate। क्या है, एडोसिन डाइफॉस्फेट। ADP का मतलब क्या है, ADP, ATP, ठीक है, इन सब का मतलब क्या है, ADP का मतलब क्या है, एडोसिन डाइफॉस्फेट। ठीक है, द मॉलिक्यूल्स ऑफ ADP आर प्रेजेंट इन द सेल। ADP हैज़ लो एनर्जी कंटेंट। ठीक है, अब क्या होता है, ADP के पास क्या होता है, लो एनर्जी कंटेंट होता है। ठीक है, यानी उसके पास एनर्जी क्या होती है, लो होती है। ATP इज अ सब्सटेंस कॉल्ड एडोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, ये डाई है, ये ट्राई है। ठीक है, एडोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडोसिन डाइफॉस्फेट। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो प्रेजेंट इन द सेल, ये भी सेल के अंदर पाया जाता है। ATP हैज़ अ हायर एनर्जी कंटेंट, इनके पास क्या होता है, ज़्यादा एनर्जी होता है। अब इनऑर्गेनिक फॉस्फेट इज सब्सटेंस विच कंटेन अ फॉस्फेट ग्रुप मेड अप ऑफ फॉस्फोरस एंड ऑक्सीजन। इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ऑल्सो प्रेजेंट इन द सेल। अब क्या होता है, सेल में हमारे इनऑर्गेनिक फॉस्फेट पाया जाता है, वो किससे मिलके बना होता है, ऑक्सीजन और फॉस्फेट से मिलके बना होता है। ठीक है, द इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ऑल्सो कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल P। ठीक है, वेयर P स्टैंड्स फॉर फॉस्फेट एंड I स्टैंड फॉर इनऑर्गेनिक। अब क्या होता है, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को कैसे लिख सकते हैं, PI लिख सकते हैं। ठीक है, P मतलब क्या हो जाता है, फॉस्फेट, और I मतलब इनऑर्गेनिक। ठीक है, द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग रिस्पायरेशन इज यूज्ड टू मेक ATP। ठीक है, अब क्या होता है, देखिए जरा रिएक्शन देखिए।
चलिए मैं इसको ज़रा मिटा रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए क्या हो रहा है, एड्रोसिन डाइफॉस्फेट प्लस फॉस्फेट प्लस एनर्जी, ये किस में चेंज होता है, एटीपी में चेंज होता है, ठीक है। एटीपी में क्या होता है, हाई एनर्जी हो जाता है, ठीक है। क्या होता है, हाई एनर्जी होता है। ये क्या है, लो एनर्जी, ठीक है। क्या है, लो एनर्जी से हाई एनर्जी में चेंज होता है। फिर क्या हो जाता है, वो सेल में जाके स्टोर हो जाता है एटीपी की फॉर्म में, ठीक है। क्या बनता है, एडीपी होता है, फॉस्फेट और एनर्जी क्या आते हैं, एक साथ मिलते हैं और क्या बनाते हैं, एटीपी बनाते हैं, या एनी एड्रोसिन ट्राइफॉस्फेट बनाते हैं, डाइफॉस्फेट से ट्राइफॉस्फेट बनाते हैं, ठीक है। उसकी एनर्जी बढ़ जाती है। फिर क्या होता है, ये सेल में जाके इस फॉर्म में क्या होता है, सेल में इस फॉर्म में क्या होता है, स्टोर हो जाता है। फिर क्या होता है, जब हमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, जब हमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है तो क्या होता है, देखिए, व्हेन द सेल नीड्स एनर्जी द एटीपी ब्रेक डाउन। अब क्या होता है, एटीपी ब्रेक डाउन हो रहा है। एटीपी किस में चेंज हो रहा है, एडीपी प्लस फॉस्फेट और क्या, एनर्जी। अब ये एनर्जी हमें यहाँ से मिल जाएगी, ठीक है। अब ये एनर्जी हमें मिल जाएगी, जब हमें सेल की ज़रूरत पड़ी, सेल को एनर्जी की ज़रूरत पड़ी, क्या किया, एटीपी को, एड्रोसिन ट्राइफॉस्फेट को एडीपी, फॉस्फेट और एनर्जी में क्या किया, तोड़ दिया तो एनर्जी रिलीज हुई, ठीक है, उसको एनर्जी मिल गई। अब क्या होता है कि 30.5 किलो जूल एनर्जी रिलीज होता है इस वाले प्रोसेस से, ठीक है। इस वाले प्रोसेस से कितना एनर्जी रिलीज होता है, 30.5 किलो जूल, ठीक है। किलो जूल का मतलब पता क्या हुआ, 35,000 जूल, 35,500 जूल रिलीज हो रहा है एनर्जी। अब ये क्या होता है, एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है। ये क्या रिएक्शन होता है, एंडोथर्मिक, क्योंकि एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज हो रही है, ठीक है। आगे, द एनर्जी स्टोर्ड इन एटीपी इज यूज फॉर द बॉडी सेल फॉर वेरियस पर्पस लाइक कंस्ट्रक्शन ऑफ मसल्स, conduction of nerves, impulse, synthesis of protein and many other activities related to the functioning of cell, ठीक है। अब क्या होता है, जो भी सेल की ज़रूरत होती है, चाहे प्रोटीन बनाने में हो, ठीक है, चाहे मसल को कंस्ट्रक्ट करने में या कॉन्ट्रैक्ट करने में, एक्सपेंड करने में हो, ठीक है। तो ये सब में क्या होता है, जितने भी सेल के फंक्शनिंग में जो भी एनर्जी यूज़ होती है, ये कहाँ से मिलता है, एटीपी के टूटने से मिलता है। कहाँ से मिलता है, एटीपी के टूटने से मिलता है। चलिए, ग्लूकोज इज C6H12O6, इट इज़ अ 6 कार्बन एटम कंपाउंड, इज द सिंपलेस्ट फूड विच इज ऑक्सीडाइज इन द सेल। अब क्या होता है, जो C6H12O6 होता है, ठीक है, C6H12O6, ये जो होता है ना, C6H12O6, यही हमारा सबसे सिंपल फॉर्म है, सबसे सिंपल फूड है, ठीक है। अब क्या होता है, इसी को हम ऑक्सीडाइज करते हैं, यही शुगर है, ठीक है। इसी को हम क्या करते हैं, ऑक्सीडाइज करते हैं, ठीक है। सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म यही है, ठीक है। 6 कार्बन से मिलके बना तो 6 कार्बन कंपाउंड, ठीक है, 6 एटम कार्बन कंपाउंड होगा। द ऑक्सीडेशन ऑफ शुगर इज कॉल्ड ग्लाइकोलिसिस, ठीक है। अब इसको ऑक्सीडाइज जब करते हैं, ठीक है, जब इसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराते हैं तो ये क्या बनता है, इसको, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ग्लाइकोलिसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्लाइकोलिसिस बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, ग्लाइकोलिसिस बोलते हैं, ठीक है। Pyruvic acid is a 3 carbon compound atom. It is also called pyruvate, ठीक है। द फॉर्मूला ऑफ पायूरेट इज, अब देखिए क्या है, CH3, सही जा रहा है ना, CH3 है ना, CH2 है, हाँ, देखिए CH3 CH COOH और यहाँ पे क्या है, OH, ठीक है। अब ये क्या है, इसका नाम मैं लिख देता हूँ, ठीक है, और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो भी लिख देते हैं। इसका नाम क्या है, ठीक है, इस कंपाउंड का क्या नाम है, पायरुविक एसिड, ठीक है। चलिए जरा इस ये दोनों जरा लिख लीजिए, ठीक है। ये क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ एटीपी एंड क्या, ब्रेकिंग ऑफ एटीपी, ठीक है। इसको नोट कर, से लिख के नोट कर लीजिए जल्दी से।
नोट हो गया। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। लैक्टिक एसिड इज ऑल्सो अ 3 कार्बन कंपाउंड, इट इज ऑल्सो कॉल्ड लैक्टेट। ठीक है, द फॉर्मूला ऑफ लैक्टिक एसिड, अब देखिए लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, अरे यहाँ पे गलती हो गई, लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला है, ये लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला है, C डबल बॉन्ड O होगा यहाँ पे। ठीक है, ये क्या है, हाँ ये सही है, सॉरी गलती हो गया था मुझसे। ठीक है, लैक्टिक एसिड का मैंने बना दिया था। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे लैक्टिक एसिड भी बना देते हैं हम, CH3CH C डबल OH और यहाँ पे क्या OH, ये क्या है लैक्टिक एसिड, ये क्या लैक्टिक एसिड है। ठीक है, तो ये सब कुछ जनरल बातें थी, बतानी थी, मैंने बता दी हैं। चलिए इसको मिटा रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए टाइप्स ऑफ रिस्पायरेशन आ गया। ठीक है, टाइप्स ऑफ रिस्पायरेशन आ गया, एक एरोरोबिक आ गया, एक एन एनारोबिक आ गया। ठीक है, एक एरोरोबिक एक एन एनारोबिक रिस्पायरेशन आ गया। ठीक है, अब इन रिस्पायरेशंस के बारे में जानते हैं। देखिए क्या होता है, एक तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है और एक ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है। ठीक है, अब कौन सा होता है ये देखते हैं। द रिस्पायरेशन विच, देखिए एरोबिक रिस्पायरेशन क्या होता है, द रिस्पायरेशन विच यूज्ड ऑक्सीजन इज कॉल्ड एरोबिक रिस्पायरेशन। इट इज कॉल्ड एरोबिक रिस्पायरेशन बिकॉज इट यूज्ड एयर विच कंटेन ऑक्सीजन। ठीक है, एरोबिक मीन्स विथ एयर। ठीक है, अब क्या होता है एरोबिक रिस्पायरेशन, क्या होता है एरोबिक रिस्पायरेशन। ठीक है, ये किसके प्रेजेंस होता है, प्रेजेंस ऑफ एयर। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ एयर यानी ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है। ठीक है, इनको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। चलिए, इट इज कॉल्ड एनारोबिक रिस्पायरेशन बिकॉज इज यूज्ड ऑफ, ठीक है, ऑक्सीजन। अब क्या होता है इन एनारोबिक रिस्पायरेशन द ग्लूकोज फूड इज कंप्लीटली ब्रोकन डाउन into carbon dioxide and water by oxidation. Anaerobic respiration produce a considerably amount of energy for use of organism which get stored in ATP molecules. ठीक है, the breaking down of glucose during the anaerobic respiration can be represented as, अब देखिए क्या होता है इन anaerobic respiration में क्या होता है, जो हमारे पास फूड है, जो हमारे पास फूड है, ठीक है, उसको ऑक्सीजन से क्या करते हैं, रिएक्ट कराते हैं, तो ये फूड पूरा कंप्लीटली क्या, फूड पूरा कंप्लीटली, ठीक है, कंप्लीटली किस फॉर्म में चल जाता है, CO2 प्लस H2O, और क्या रिलीज करता है, एनर्जी रिलीज करता है। ठीक है, और ये फूड किस फॉर्म में होता है, ATP के फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है, ATP के फॉर्म में होता है। ठीक है, अभी क्या होता है, ये ATP ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है। ठीक है, ATP आप लिख लीजिए यहाँ पे। ठीक है, ये ATP क्या करता है, पूरे ATP मॉलिक्यूल्स यानी जितनी भी एनर्जी उसके पास स्टोर्ड होगी वो सारे के सारे कार्बन डाइऑक्साइड H2 और एनर्जी में क्या करेगा, तोड़ देगा। ठीक है, जिससे क्या होता है एक इतनी एनर्जी हमें मिल जाती है, इतनी एनर्जी हमें मिल जाती है कि उस सेल के लिए, उस ऑर्गेनिज्म के लिए पर्याप्त होती है काम करने के लिए। ठीक है, उसकी फंक्शनिंग के लिए। ठीक है, चाहे बेसिक फंक्शन हो चाहे क्या हो, पीरियोडिक फंक्शन हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं इसको मिटा रहा हूँ, इसका रिएक्शन लिख देते हैं एनारोबिक रिस्पायरेशन का। और इसको क्या बोलते हैं, पिरुविक एसिड। ठीक है, अब एक इसमें हो रहा है, ये ऑक्सीडाइज होता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होता है। ठीक है, ये किस में चेंज होता है, 6CO2 6CO2 प्लस 6H2O प्लस क्या 38 ATP एनर्जी।
ठीक है, 38 एटीपी एनर्जी इसमें रिलीज हो जाता है। ठीक है, ये था क्या, एनारोबिक रिस्पायरेशन था। चलिए आगे बढ़ते हैं। एरोबिक रिस्पायरेशन था, ये एनारोबिक रिस्पायरेशन के बारे में पढ़ते हैं। द रिस्पायरेशन विच टेक प्लेस विदाउट ऑक्सीजन इज कॉल्ड एनारोबिक रिस्पायरेशन। अब क्या होता है, ये रिस्पायरेशन जब होता है तो इसमें ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, अब देखिए, द माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक ईस्ट एंड सम ऑफ द बैक्टीरिया ऑब्टेन एनर्जी बाय एनारोबिक रिस्पायरेशन विच आर कॉल्ड फर्मेंटेशन। ठीक है, अब क्या होता है, जब एनारोबिक रिस्पायरेशन होता है उसको क्या बोलते हैं, फर्मेंटेशन बोलते हैं। और एक किसमें होता है, बैक्टीरिया में होता है, ईस्ट में होता है। ठीक है, आगे देखिए, in anaerobic respiration the microorganism like yeast break down glucose food into ethanol and carbon dioxide and release energy। अब क्या होता है, जो हम इनके पास फूड होता है ना, वो क्या करते हैं, इथेनॉल में इनको क्या करते हैं, तोड़ते हैं, और इथेनॉल और किस में तोड़ते हैं, एनर्जी में रिलीज हो जाता है। इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और क्या, एनर्जी मिलती है। चलिए भैया आगे लिखते हैं एनारोबिक रिस्पायरेशन का। ठीक है, ये एरोबिक रिस्पायरेशन का था, एनारोबिक रिस्पायरेशन का देखिए जरा। चलिए भैया आगे देखिए, अब क्या होता है, फिर से वही काम, ग्लूकोज का ग्लूकोलिसिस होता है। ग्लूकोज का क्या होता है, ग्लूकोलिसिस होता है। यूरिक एसिड में टूटता है। ठीक है, ये 2 मॉलिक्यूल टूटेगा। ठीक है, 2 मॉलिक्यूल्स में टूटेगा। ठीक है, अब क्या होता है, इनका फर्मेंटेशन हो जाता है। इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन फर्मेंटेशन हो जाता है इनका। ठीक है, अभी क्या होता है, ये किस में टूट जाते हैं जरा देखिए, C2H5OH प्लस क्या, CO2 और क्या, 2 ATP एनर्जी। ठीक है, 2 ATP एनर्जी में टूटता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा जो ऑर्गेनिज्म है बहुत छोटा है। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, ईस्ट है। अब देखिए क्या हो रहा है, वो अपना ग्लूकोज को तोड़ता है इथेनॉल अल्कोहल में। ठीक है, इथेनॉल में तोड़ता है और कार्बन डाइऑक्साइड में तोड़ता है, और एनर्जी रिलीज होती है 2 ATP। ठीक है, 2 ATP यानी बहुत कम एनर्जी रिलीज हो रही है। ठीक है, यानी 2 किलो जूल एनर्जी रिलीज हो रही है, यानी 2000। ठीक है, कहाँ एनारोबिक में 35,000 38,000 हो रहा था, और इसमें कितना हो रहा है, 2000 हो रहा है। ठीक है, चलिए The human being obtain energy from aerobic respiration, aerobic respiration, but the anaerobic respiration can sometimes take place in the out muscle. For example, anaerobic respiration take place in the muscles during the various physical exercise when oxygen get used for up faster in the muscle cells that can be supplied by the blood। अब क्या होता है, कभी खूब तेज़ दौड़िए। ठीक है, दौड़ते रहिए, एक थकान आ जाएगा। जब आपको बहुत ज़्यादा थकान होगा तो क्या होगा, आपके ये जो पैर है ना, लगेगा खिंचा गया है पूरा टाइट से। ठीक है, लगेगा खिंचा गया है। ठीक है, लोग बोलते हैं, जैसे लोकल लैंग्वेज बोलते हैं, टास पकड़ लिया है। ठीक है, तो वो क्यों होता है, क्योंकि जब एरोबिक रिस्पायरेशन कर रहे थे, आप अपने फूड को पूरे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में तोड़ दे रहे थे, तो ज़्यादा एनर्जी रिलीज हो रहा था। अब आपके पास ऑक्सीजन सप्लाई पूरी मात्रा में नहीं पहुंच रहा है। ठीक है, ऑक्सीजन क्या हो रहा है, पूरे अब क्या, ऑक्सीजन की खपत बढ़ गई है, एनर्जी ज़्यादा चाहिए, ऑक्सीजन की खपत बढ़ गई है। जब पूरा ऑक्सीजन आपके शरीर में पहुंच नहीं रहा है तो क्या हो रहा है, एनारोबिक रिस्पायरेशन हो रहा है। जब ब्लड सेल्स के पास एनारोबिक रिस्पायरेशन होगा तो एनर्जी कम रिलीज होगी। ठीक है, जिसकी वजह से कभी कभी पैर क्या होता है, टास पकड़ लेता है पैर में, हाथ में। ठीक है, चलिए एनारोबिक रिस्पायरेशन और एरोबिक रिस्पायरेशन में अंतर। ठीक है, चलिए तो आप लोग अपने बुक से पढ़ लेंगे, रिस्पायरेशन इन प्लांट। ठीक है, अब क्या पढ़ना है हमें, रिस्पायरेशन इन प्लांट। इसको जल्दी से नोट करिए तो तुरंत ही मिटाएंगे हम। चलिए अब क्या है, इन दोनों में डिफरेंसेस पे पढ़ दे रहे हैं। एनारोबिक रिस्पायरेशन टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन
एंड एनारोबिक रिस्पायरेशन टेक प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। कंप्लीटली ब्रेक डाउन ऑफ फूड इन एनारोबिक रिस्पायरेशन, एरोबिक रिस्पायरेशन में क्या होता है, कंप्लीटली ब्रेक डाउन होता है, ठीक है, और एनारोबिक में क्या होता है, पार्शियल ब्रेक डाउन होता है, ठीक है। द एंड प्रोडक्ट इज एनारोबिक रिस्पायरेशन, कार्बन डाइऑक्साइड। अब क्या होता है, एरोबिक रिस्पायरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलता है, ठीक है, फाइनल एंड इथाइल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, ठीक है। एरोबिक रिस्पायरेशन प्रोड्यूस अ कंसिडरेबल अमाउंट। अब क्या होता है, एरोबिक रिस्पायरेशन में जो एनर्जी होती है वो क्या होती है, ज़्यादा रिलीज होती है, ठीक है, और एनारोबिक रिस्पायरेशन में क्या होती है, कम एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, अब कल पढ़ेंगे रिस्पायरेशन इन प्लांट्स, ठीक है, क्या पढ़ेंगे, रिस्पायरेशन इन प्लांट्स, ठीक है। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।